सबको बहुत अप्रिशिएट करता हूँ, और एक्टर जो होता है ना बहुत बड़ा पार्ट है फिल्म का, तो उसको वो बड़प्पन दिखाना चाहिए। उसको ये छोटापन नहीं करना चाहिए कि फिल्म बन के तैयार हुई और बैठ के कहीं भी किसी भी पोर्टल पे हाँ वो हमने फिल्म ऐसे बनाई और मेरी फिल्म यूं और मेरी फिल्म यूं, तो ये गलत बात है। फिल्म एक्टर की हो जाती है, ऐसा नहीं होना चाहिए। या गाना जो होता है वो भी एक्टर का हो जाता है, या वो सिर्फ सिंगर का हो जाता है। हमारे यहाँ थोड़ी इसकी कमी है इंडस्ट्री में, पता नहीं क्यों। एक चीज़ आती है उसके पीछे पड़ जाते हैं। साउथ की कोई फिल्म चली तो उसके पीछे पड़ गए, उसके राइट्स खरीद लिए। ये जो लोग रिक्रिएट कर रहे हैं और रीमेक कर रहे हैं, मैं इसके सख्त मुझे अच्छा नहीं लगता है, मैं खिलाफ हूँ उसके। मेकर्स से ये थोड़ी सी मैं यहाँ उनसे डिसअपॉइंट हूँ, जो डायरेक्टर्स हैं बड़े या मेकर्स हैं या एक्टर्स हैं, उनको आर्ट पे ध्यान देना चाहिए। उसके बाद ऊपर वाले के उस चुनाव की बात आती है कि यार किस बेवकूफ़ आदमी को चुन लिया था, क्या ख़राब काम कर गए, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। शर्मीन का जो गाना है वो एक बार देख लीजिए, वो अभी भी उसकी रील बनी है, अभी भी चल रहा है, तो सबसे ज़्यादा वो ही चला। तो मेरे को समझ नहीं आया कि वो क्या है। और वो कहीं ना कहीं देखिए, ठीक है कुछ लोगों ने बुराई की है तो वो उनका अपना पॉइंट ऑफ व्यू, लेकिन जो चीज़ बहुत देर तक चल रही है इसका मतलब वो बहुत अच्छी थी। अगर आप किसी राइटर को, किसी डायरेक्टर को, किसी कंपोजर को, किसी को ले रहे हैं, आप तभी ले रहे हैं जब आप वो काम नहीं कर सकते, वरना तो आप क्यों लेते। तो अगर आप उनको ले रहे हैं तो उनको बराबर इज्जत दीजिए, बराबर रेस्पेक्ट दीजिए, और बराबर जो उनकी फीसेस हैं वो दीजिए। 350 करोड़ की फिल्म बन रही है, उसमें एक्टर 100 करोड़ रुपए लेकर चला जा रहा है, तो बाकी की 150 में बाकी पूरी दुनिया, और वो कैसे फिल्म बनेगी? 100 करोड़ आप लेके चले गए। ये सब गलत बातें हैं, ये लोग बातें बनाते हैं बैठ के। अगर लोग इतना कैरेक्टर में चले जाएं कि एक महीना उनको बाहर आने में लगे, तो क्या फिल्में फ्लॉप होंगी? कभी नहीं होंगी। इसका मतलब ये लोग झूठ बोलते हैं, ये लोग मेहनत ही नहीं करते उस पर, इसलिए तो फिल्में फ्लॉप होती हैं। एक्टर को सबसे ज्यादा पैसा मिल रहा है इस इंडस्ट्री में, बाकी लोगों को कम मिल रहा है, बहुत कम मिल रहा है। मतलब हाँ और ना का फर्क है। हेलो नमस्ते, आप देख रहे हैं जागरण.com और मैं हूं नेहा आनंद। आज के हमारे स्पेशल शो में हमारे गेस्ट भी स्पेशल हैं। आज मैं उनसे मिलवाना चाहती हूँ आपको कि जिनकी लिखावट में कई सारे राज छुपे हैं। लेट्स वेलकम मिस्टर AM तुराज। हेलो सर। जी बहुत बहुत शुक्रिया, और आपके चैनल का भी और आपका भी। कभी जो बादल बरसे हैं, तेरा जिक्र, बिनते दिल, इतने गाने हैं, इतनी लंबी लिस्ट है कि रात हो जाएगी। लेकिन मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि इनमें से कौन सा ऐसा गाना है जो आपके दिल के सबसे ज्यादा करीब है? देखिए, ऐसे तो सभी गाने जो मैंने लिखे हैं वो मुझे सभी बहुत पसंद हैं, लेकिन एक गाना, ये तो गाने लोगों तक पहुँचे ही हैं। एक गाना जो एक फिल्म थी गंगूबाई काठियावाड़ी, उसमें एक गाना था जो एंड स्क्रॉल में चलता था, वो थोड़ा सा इसका शिकार हो गया। और वो गाना था, अरिजीत सिंह ने गाया था उसको, कि मुस्कुराहट को भी आने पे मज़ा आने लगे, गम को भी इतनी खुशी दो वो मुस्कुराने लगे। तो ये गाना मुझे बेहद पसंद है। मुझे लगता है कि मैंने जितना भी मेरी ज़िंदगी अब तक हुई है, जितना मैंने काम किया है, तो इससे अच्छी राइटिंग मैंने अभी तक नहीं की। सर, एक र्यूमर है कि संजय लीला बंसाली जी ने उम्र भर का कॉन्ट्रैक्ट साइन करवाया है आपसे गाने लिखवाने का, क्योंकि 2010 से लेके अब तक काफ़ी सारी फिल्मों में आपने उनके लिए गाने लिखे हैं। जी, सभी फिल्मों में लिखे। नहीं, ऐसा तो बिल्कुल नहीं है। वो जब तक उनका दिल है और उनकी फिल्मों के लिए मैं, देखिए यहाँ पे एक ये है कि फिल्म जो है एक बहुत बड़ा एक मीडियम है, और हमारा जो इंडियन सिनेमा है वो बहुत बड़ा है। और मेरा ऐसा मानना है कि जब तक जो इंसान उस पर खरा उतर रहा है तब तक उसके साथ काम किया जाए, नहीं तो हमारे देश में बहुत टैलेंट है और बहुत बड़ा देश है, तो और नए टैलेंट आते हैं, उनको भी मौका देना चाहिए। और कल जो लोग कल काम कर रहे थे वो आज नहीं है, हम आज कर रहे हैं, हम कल नहीं होंगे। तो इसलिए जब तक उनका दिल है और जब तक मैं उनकी फिल्मों के लिए बेहतर काम कर रहा हूँ, तब तक वो मेरे साथ उनको करना चाहिए। उसके बाद उनको खुद मैं कहूँगा कि बिल्कुल नहीं करना चाहिए। अभी जो उनकी हाल ही में वेब सीरीज आई थी हीरा मंडी, उसमें 9 में से 7 गानों के लिरिक्स आप ही ने लिखे हैं, तो लोगों को ये ऐसा नहीं लगा कि ये कहीं फेवर हो रहा है, क्योंकि इतने सारे गाने और 7 गाने आपने लिखे हैं? हाँ देखिए, नहीं, मुझे ऐसा नहीं लगता, फेवर तो कुछ नहीं है। क्योंकि क्या होता है कि ये 2009 में जब उन्होंने मुझे बुला के काम दिया, पहली फिल्म थी गुजारिश, तो उन दिनों वो एज ए म्यूज़िक डायरेक्टर, एज ए कंपोज़र, उनकी भी वो पहली फिल्म थी, फुल फ्लैश वो म्यूज़िक कर रहे थे, और मेरी उनके साथ पहली फिल्म थी। तो वहाँ से
एक हमारी एक टीम बन गई दोनों की। यूँ कह लीजिए कि मैं बेहतर समझता हूँ कि उन्हें क्या-क्या चीज़ें चाहिए होती हैं, उनके नुएंसेस क्या-क्या होते हैं, और वो भी जानते हैं कि मैं तुराज के साथ क्या लिखवा सकता हूँ और क्या वो लिख सकता है। तो एक आसानी हो जाती है, और उसी के चलते ये हीरा मंडी की भी यही कहानी है कि उसमें 2 गाने तो उन्होंने पुराने ही गाने यूज़ किए हैं, वो जो मैंने नहीं लिखे हैं। तो उसमें यही था कि हमने फिर वही अगेन बहुत बैठ के बहुत मेहनत की, और संजय जी ने काफ़ी चूँकि उसमें काफ़ी रिसर्च भी हुआ, तो मैं भी उसका हिस्सा रहा क्योंकि मुझे गाने करने थे। और कहीं न कहीं आप यकीन करें कि ऐसा था इस बार कि शायद क्योंकि बहुत ही क्लासिक गाने हैं, वो ठुमरी स्टाइल, वो मुजरा स्टाइल और वो क्लासिकल, और कुछ इस तरह के भी, जैसे उसमें वो हमें देखनी है आज़ादी, इस तरह का भी कुछ अलग मैंने कोशिश की। और 14वीं शब को कहाँ चाँद कोई ढलता है, या एक बार देख लीजिए, वो तो बहुत ही ज़्यादा सभी जो की है ज़ुबान पे जी है। हाँ, फेमस हुआ। तो उसमें यही था कि हमें ऐसा लग रहा था, ख़ास तौर से मुझे ऐसा लग रहा था कि शायद ये कुछ अलग कुछ पुराने टाइप का म्यूज़िक और ये गाने हो रहे हैं, तो पता नहीं इतना लोगों को पसंद आएँगे, नहीं आएँगे। तो फ़िल्म भी नहीं है, ये वेब सीरीज़ है। लेकिन उसका उल्टा हुआ, और फ़िल्म से कहीं ज़्यादा गाने इसके सुने गए, और लोगों ने बहुत पसंद किए, बहुत प्यार दिया, और मुझे बड़ी खुशी हुई कि नहीं, इस तरह की एक बड़ी ऑडियंस है और इस तरह का काम लोग पसंद करते हैं। फिर मुझे पता चला जब मैंने और जानने की कोशिश की कि हर तरह का काम करने वाले भी हैं और हर तरह के गाने सुनने वाले भी हैं। लोग रैप भी सुनते हैं, लोग दूसरे वो डिस्क वाले गाने भी सुनते हैं। तो बहुत अच्छी बात है, सबकी ऑडियंस है। और देखिए, बात सच यही है कि ना हम सबके लिए हो सकते, ना सब हमारे लिए हो सकते। तो हमारे हिस्से के लोग भी हैं, वो हमारी चीज़ें सुनते हैं, और जो दूसरों के हिस्से के लोग हैं, वो दूसरों की सुनते हैं। तो हमें बिल्कुल फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं है, या मेकर्स को बहुत ज़्यादा इन चीज़ों पे, इनसे कॉन्शियस होने की भी ज़रूरत नहीं है, बहुत ज़्यादा इन पे ध्यान देने की भी ज़रूरत नहीं है कि नहीं, एक गाना ऐसा चला है तो बस हमको ऐसा ही करना है, जो हमारे यहाँ इंडस्ट्री में बहुत ज़्यादा है। वो बिल्कुल नहीं होना चाहिए। और अपनी चीज़ पे यकीन कीजिए, भरोसा कीजिए, और जिस ऑडियंस के लिए आप काम कर रहे हैं उसको टारगेट कीजिए, और उसके लिए चीज़ें बनाइए, चीज़ें चलती हैं। और ये हमारे यहाँ थोड़ी इसकी कमी है इंडस्ट्री में, पता नहीं क्यों। एक चीज़ आती है, उसके पीछे पड़ जाते हैं। साउथ की कोई फ़िल्म चली तो उसके पीछे पड़ गए, उसके राइट्स खरीद लिए, वो बन रही है, ये क्या हो रहा है? इतना बड़ा देश है, इतना टैलेंट है हमारे देश में, और बॉलीवुड तो मैं नहीं कहूँगा, इंडियन सिनेमा जो है वो बहुत बड़ा सिनेमा हो चुका है, और इतना टैलेंट हमारे देश में है। तो ये ओरिजिनल चीज़ें क्यों नहीं करनी चाहिए? ये जो लोग रिक्रिएट कर रहे हैं और रीमेक कर रहे हैं, मैं इसके सख्त मतलब मुझे अच्छा नहीं लगता है, मैं खिलाफ हूँ इसके। गलत बात है। किसी ने एक ने अच्छा काम कर दिया, होता ये है कि जब हम उसे रिक्रिएट करते हैं या उसको रीमेक करते हैं, तो वो बेचारा कहीं रह जाता है, हम अपनी फ़िल्म, अपना गाना उसको बताते घूमते हैं। तो ये अच्छी बात नहीं है। आप टैलेंटेड हैं, और आप नहीं हैं तो आप हटिए आगे से, दूसरा और टैलेंट आएगा। हिंदुस्तान में टैलेंट भरा हुआ है और बहुत लोग टैलेंटेड आ रहे हैं, तो आप उनको चांस दीजिए और कुछ ओरिजिनल कीजिए, ताकि लोगों को मज़ा आए। सर, जैसे कि आजकल एक शब्द पकड़ लिया, उसको 10 बार गा दिया, एक गाना बन जाता है, वो ट्रेंड भी करने लगता है। जी हाँ। जो मीनिंगफुल गाने हैं, जो मीनिंगफुल गाने लिखने वाले लिरिसिस्ट हैं, बहुत कम हो गए हैं। आपको क्या लगता है, कमी कहाँ आ रही है? देखिए, इसमें वो भी ज़रूरी है जो एक वर्ड को 20 बार कह के गाना बना लेते हैं, वो भी ठीक है, उसके भी सुनने वाले हैं। जैसे मैंने कहा कि हर तरह की ऑडियंस है, उन सबको खुराक मिलनी चाहिए। लेकिन मेरी यहाँ मेकर्स से ये थोड़ी-सी, मैं यहाँ उनसे डिसअपॉइंट हूँ, जो डायरेक्टर्स हैं बड़े, या मेकर्स हैं, या एक्टर्स हैं, उनको आर्ट पे ध्यान देना चाहिए। क्योंकि मैं ये बात हमेशा कहता हूँ, हर जगह कहता हूँ कि ये जो आर्टिस्ट होते हैं, और आर्टिस्ट भी छोड़ दो, ऐसे कुछ लोग जिन्हें बहुत सारे लोग अपना आइडल मान लेते हैं, जिनके जैसा बनना चाहते हैं, जिनको फॉलो करते हैं, तो वो लोग ऊपर वाले के चुने हुए लोग होते हैं, तभी तो कोई उनके फॉलोअर्स होते हैं। तो उन लोगों को ऊपर वाले के उस चुनाव की लाज रखनी चाहिए। अगर आप किसी प्रॉब्लम में नहीं हैं, आपको कोई खाने की प्रॉब्लम है, आपको काम की प्रॉब्लम है, तो ठीक है, आप जो चाहे कीजिए। लेकिन अगर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप अच्छा खासा काम कर रहे हैं, तो आपको फिर आर्ट के लिए पहले काम करना चाहिए, और जो बाकी चीज़ें, जो कमर्शियल चीज़ें हैं, वो थोड़ा पीछे रहनी चाहिए। हमारे यहाँ इंडस्ट्री में बहुत लोग ऐसा बोलते हैं, वो मतलब ऐसा बोलते क्या, ऐसा ही करते हैं कि पहले दिन से फिल्म में बिजनेस ढूंढने लगते हैं। फिल्म एक आर्ट है,
तो उसे मेरी ये गुजारिश है सब लोगों से कि कम से कम फिल्म को बनने तक तो आर्ट रहने दें, उसके बाद उसको बिजनेस बनाएं। ऑब्वियसली फिल्म आप बनाएंगे तो वो थिएटर में रिलीज होगी, थिएटर में रिलीज होगी तो पैसे भी आएंगे आपको, तो कम से कम उसे बनने तक तो आर्ट रहने दें, ताकि हाँ, हम बात ये कर रहे थे कि जब हम कल नहीं होंगे और हमारा काम इस दुनिया में रहेगा तो कम से कम लोग हम ऐसा अच्छा काम करके जाएं कि आने वाली नस्लें, आने वाले लोग, जैसे हम आज अच्छे कामों के फ़ैन, जो पुराने काम हैं उनके फ़ैन हैं, तो कम से कम ऐसा काम हम करके जाएं कि जब कल हम नहीं होंगे, हमारा काम होगा, तो लोग कम से कम हमको बुरा भला ना कहें। और हमारी बात छोड़ दीजिए, हमारी बात नहीं रह जाती है, हमारी बात तो हमारे जीने तक है। उसके बाद ऊपर वाले के उस चुनाव की बात आती है कि यार किस बेवकूफ़ आदमी को चुन लिया था, क्या ख़राब काम कर गए। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। जितने भी आर्टिस्ट हैं या मेकर्स हैं, सब आर्टिस्ट ही हैं, सब आर्ट के लिए काम कर रहे हैं, तो उनको कहीं ना कहीं आर्ट का ख्याल रखना चाहिए और बहुत अच्छा काम करना चाहिए। रही बात यहाँ वहाँ कुछ होता है तो वो होता रहेगा, वो हर दौर में हुआ है, और अच्छे काम की ये खासियत होती है कि वो देर तक चलता है। और ऐसे ही जो एक बात को हम 20 बार बोल के उसे मनवाने की कोशिश करते हैं, वो बहुत देर तक नहीं चलती है और वो बहुत जल्द चली जाती है। तो अगर आपको देर तक रहना है तो अच्छा काम करना पड़ेगा। लोग भी आपसे बार बार फिर काम करवाते हैं अगर आपको एक बार काम पसंद आता है। जैसे संजय लीला बंसाली सर, आप 2009-10 से काम कर रहे हो जी, 9 में उनके हमने साथ। शुरू किया था, 10 में तो पिक्चर रिलीज हुई थी गुजारिश जी। आपने काफ़ी सारे और बैनर्स के साथ भी काम किया है, तो आपको कुछ डिफरेंस लगा बंसाली जी के साथ काम करने में और दूसरे बैनर्स के साथ? जी हाँ, बिल्कुल। संजय जी बहुत ही पैशनेट हैं फिल्म को लेकर, वो बहुत पैशन के साथ फिल्म बनाते हैं, बड़ी ईमानदारी से, सभी अच्छे से बनाते हैं हालांकि, लेकिन उनका जो तरीका है वो मुझे बहुत पसंद है। मतलब वो जैसे म्यूज़िक को और गाने को, राइटिंग को बहुत वक्त देते हैं वो, और म्यूज़िक कई कई महीने चलता है, और बैठ के लाइव सिटिंग्स होती है, म्यूजिशियंस बैठे हुए हैं, सिंगर्स बैठे हुए हैं, राइटर्स बैठे हुए हैं, सर बैठे हुए हैं, तो एक माहौल बनता है। वो कई कई घंटे का गाने पे डिस्कशन होता है, राइटिंग होता। बाकी जगह ये होता है कि हमको धुन भेज दी गई मेल पे, हमने गाना लिख के मेल पे भेज दिया, फिर वो शूट हो गया, कुछ पता ही नहीं कि क्या हुआ और क्या नहीं हुआ। तो आर्ट ऐसी चीज़ नहीं है। आर्ट जो है वो किसी ऑर्डर करने पे आने वाली चीज़ नहीं है, और ना ऑर्डर करने पे डिलीवर करने वाली चीज़ है। तो उसके लिए थोड़ा सा आपको मेहनत करने की ज़रूरत मतलब होती है। तो ये एक मुझे वहाँ बहुत अच्छा लगता है वो जो सिस्टम है। बाकी भी ठीक है, अपने अपने हिसाब से सब अच्छा ही कर रहे हैं, लेकिन मुझे वो बहुत पसंद है। तो बहुत मेरे हिसाब से ऐसे बहुत ज़्यादा डिफरेंस है जो नहीं होना चाहिए। सबका थोड़ा बहुत ऊपर नीचे चलता है, लेकिन सबका वही स्टाइल होना चाहिए। आर्ट के लिए सबका समर्पण जो है वो उतना ही होना चाहिए जितना एक अच्छे आर्टिस्ट का और एक बेहतर आर्ट डिलीवर करने वाले का होता है, जो संजय जी का भी है, या और बहुत लोग हैं जो अच्छा काम कर रहे हैं और वो टाइम लगाते हैं और टाइम देते हैं और उसको बहुत ही अहमियत देते हैं काम को। तो वो होना चाहिए। कोई खराब एक्सपीरियंस रहा आपका? ऐसे बहुत सारे होते हैं, लेकिन मेरा ये मानना है कि किसी भी अच्छी जगह बैठ के ख़राब चीज़ों का जिक्र नहीं करना चाहिए। तो ऐसे एक्सपीरियंस हर आदमी की ज़िंदगी में होते हैं, क्योंकि ज़िंदगी जो है वो एक समतल मैदान नहीं है, एक चटियल मैदान है। इसमें खुशी, गम, अच्छा बुरा सब ऐसे ज़िंदगी चलती है। तो हमें उन सब को छोड़ के हमें अच्छाई की तरफ और अच्छाई को लेके आगे बढ़ना चाहिए। और मैं भी वही कोशिश करता हूँ कि बुरे एक्सपीरियंस हमारे भी हैं, लेकिन ठीक है, वो अच्छे ज़्यादा हैं, तो हम अच्छों की बात करते हैं और अच्छे करने की कोशिश करते हैं। आपका और बंसाली जी का लास्ट हीरा मंडी ही प्रोजेक्ट रहा है, तो काफ़ी लोगों ने एलिगेशंस लगाए हैं। हीरा मंडी की एक एक्ट्रेस है शर्मिन सेगल, तो काफ़ी लोगों को उनकी परफॉर्मेंस पसंद नहीं आई, बहुत फीकी सी लगी। तो बंसाली जी के ऊपर भी नेपोटिज्म का एक क्वेश्चन मार्क लगा। आपने उनके साथ काफ़ी वक्त गुजारा है, आपको कभी ऐसा फील हुआ? देखिए, बंसाली जी ऐसे हैं नहीं, और वो ठीक है कि उनकी वो नेफ्यू है तो इसलिए लोगों ने जोड़ा, और बहुत लोगों ने अगर बुराई की है तो बहुत ज़्यादा लोगों ने अच्छाई भी की है, तो हमें उसको भी दरकिनार नहीं करना चाहिए। ये अपनी अपनी पसंद है। हालांकि उसने रोल बहुत अच्छे से निभाया है, और रही बात उसकी कि कहीं कहीं कुछ कमियां रह जाती हैं, कोई भी चीज़ मुकम्मल नहीं होती। ये एक फिल्म है या एक वेब सीरीज़ है, और इतना लंबा सॉफ्टवेयर था, तकरीबन 9 घंटे का, तो ये या 8 घंटे का, तो ये आसान नहीं था। इसमें अगर कहीं कोई चीज़ रह भी गई है तो ठीक है, देखने वालों के लिए चीज़ें बनाई गई हैं। तो आगे उनका मैं कोशिश करूँगा, जहाँ तक मैं संजय जी से मिलूँगा तो हम कोशिश करेंगे कि उनको ठीक किया जाए। और रही बात, एक चीज़ यहाँ और भी है कि अभी तक मेरे ख्याल से वेब सीरीज़ को आके 3-4 महीने हो गए होंगे, तो अभी तक
जो बाकी के एक्टर्स थे उनकी बातें कम हो गई हैं, क्योंकि जाहिर सी बात है और बहुत चीज़ें आ गई हैं और अपना हिस्से का ये सब काम कर चुके हैं। लेकिन अभी भी शर्मीन का जो गाना है वो एक बार देख लीजिए, वो अभी भी उसकी रील बने अभी भी चल रहा है। ट्रेंडिंग तो पे ही रहता सबसे है। ज़्यादा वो ही चला है, तो मेरे को समझ नहीं आया कि वो क्या है। और वो कहीं ना कहीं देखिए, ठीक है कुछ लोगों ने बुराई की है तो वो उनका अपना पॉइंट ऑफ व्यू, लेकिन जो चीज़ बहुत देर तक चल रही है इसका मतलब वो बहुत अच्छी थी और वो बहुत अच्छा उसने किया, तो मैं उसको यहाँ अप्रिशिएट करूँगा और उसको सपोर्ट भी करूँगा। क्योंकि जो चीज़ ज़्यादा देर तक चलती है, ऐसा मैंने कहा, तो कहीं ना कहीं उसमें कुछ अच्छाई होती है, वरना वो इतनी देर तक, जैसा अभी हम बात कर रहे थे कि एक चीज़ को हम बोल बोल के बहुत देर तक नहीं चला सकते, उसका एक टाइम लिमिट होता है। चीज़ बहुत देर तक तभी चलेगी जब उसमें खुद में उसके अपने खुद के पाँव होंगे और उसमें दम होगा तो वो चलेगी। तो मेरा ख्याल ये है कि लोगों को फिर से जो है एक बार चीज़ जाके देखनी चाहिए। एक बार देख लीजिए, दीवाना बना दीजिए, तो वो एक बार फिर से उस पर गौर करना चाहिए कि आखिर वो इतना चल रहा है तो उसने कहीं ना कहीं कुछ अच्छा भी बहुत किया है। तो वो एक है और हमें अच्छाई ढूंढनी चाहिए। तो वो भी आगे, मुझे उम्मीद है कि वो आगे और बहुत अच्छा काम करेगी। वो बहुत अच्छी एक्ट्रेस है और उसने अच्छा ही किया है। और हर कैरेक्टर देखिए, हर कैरेक्टर तो मतलब आप हम कि फला कैरेक्टर ने इतना अच्छा किया है तो ये भी वैसा ही करे या वो भी वैसा ही करे, ऐसा नहीं होता है। 10 लोग हैं तो 10 तरह की चीज़ें होंगी, 10 तरह के ऊपर नीचे परफॉर्मेंसेस होंगे, 10 तरह की बातें होंगी। तो ये अगर इसमें कोई और दूसरे राइटर भी होते तो वहाँ भी ये कंपैरिजन होता कि भाई वो गाना बहुत अच्छा है, ये इतना अच्छा नहीं है। तो ये जब 4 लोग 10 लोग होते हैं तो ये बातें होती हैं। तो इससे बहुत ज़्यादा मेरे ख्याल से हमें इस पर ध्यान नहीं देना चाहिए, हमें आगे बढ़ना चाहिए। और अगर ध्यान देना भी चाहिए तो इतना कि हम उसको ठीक कर सकें। तो आगे बढ़ते हैं और बॉलीवुड की फिल्मों के बारे में बात करते हैं। जितना तवज्जो एक एक्टर डायरेक्टर को दिया जाता है बॉलीवुड फिल्मों में, उतना किसी सिंगर या लिरिसिस्ट को नहीं दिया जाता। सिंगर तो स्टिल अभी कुछ हाल ही के टाइम से थोड़ा बहुत फेमस होना स्टार्ट हुए हैं, बट लिरिसिस्ट अभी भी थोड़ा पीछे है। आपका कैसा एक्सपीरियंस रहा है? हाँ देखिए, बहुत अच्छा सवाल है, ये बातें मैं हमेशा करता भी हूँ। हाँ, कहीं ना कहीं ये हमारी इंडस्ट्री में ये हो रहा है कि जो मेन लोग हैं, देखिए फिल्म जो होती है उसमें ऐसे तो 200-250 लोग जुड़े हुए होते हैं एक फिल्म से। सबका अपना अपना रोल होता है, सब वो निभाते हैं ईमानदारी से और उन सबको एप्रिशिएशन मिलना चाहिए, उन सबको जो चीज़ें उनकी हैं वो मिलना चाहिए। लेकिन एक फिल्म के अंदर 2 लोग जो होते हैं वो मेन क्रिएटर होते हैं, एक राइटर, दूसरा डायरेक्टर। राइटर कहानी, डायलॉग्स और उसमें नई नई चीज़ें क्रिएट करता है और जो डायरेक्टर होता है वो उसमें विजुअल्स क्रिएट करता है। तो ये दो ही लोग फिल्म के क्रिएटर होते हैं, बाकी लोग नहीं होते। बाकी लोग उसमें अपना अपना काम करते हैं और वही चीज़ जाके दूसरी फिल्मों में करते हैं। जैसे एक्टर है, एक फेस वही इस फिल्म में है और वही दूसरी में, तो इसलिए वो क्रिएशन नहीं हुआ। तो ये 2 लोग जो क्रिएटर हैं, इनको वो इज्जत नहीं मिल रही है जो इनको मिलनी चाहिए। और मैं यहाँ फिर बता दूँ, ये मेरा रिसर्च है कि आर्ट जो है ना, आर्ट या क्रिएशन, वो सिर्फ और सिर्फ कॉन्फिडेंस का नाम है। और कॉन्फिडेंस 2 ही चीज़ों से आता है, जब आपको अप्रिशिएशन मिलता है, आपको इज्जत मिलती है और आपको फैसिलिटीज़ मिलती हैं। तो ये 2 चीज़ें हमारे राइटर्स और डायरेक्टर्स को या जो भी क्रिएटर्स हैं उनको बहुत कम मिल रही है, जिससे सिर्फ राइटर का या डायरेक्टर का या क्रिएटर्स का नुकसान नहीं हो रहा है, एक्टरों का भी नुकसान हो रहा है, क्योंकि उनको बेहतरीन कंटेंट नहीं मिल रहे हैं। और हर महीने 1-2 फिल्म बहुत ही बुरे औंधे मुंह बॉक्स ऑफिस पे गिरती चली जाती है। तो मेरी ये गुजारिश है इंडस्ट्री से, और जो बड़े मेकर्स हैं या पब्लिशर्स हैं या एक्टर्स हैं, कि इन 2 लोगों पे बहुत ध्यान दो, इन पे तवज्जो दो, इनको रेस्पेक्ट दो, इनको फैसिलिटीज़ दो, ताकि ये इनका कॉन्फिडेंस बढ़े और ये आपके लिए और बेहतर जो है कंटेंट क्रिएट कर सकें और आपकी फिल्में सुपरहिट हो। मुझे कोई किसी एक्टर से या किसी मेकर से कोई प्रॉब्लम नहीं है, बिल्कुल मैं सबको बहुत अप्रिशिएट करता हूँ। और एक्टर जो होता है ना, बहुत बड़ा पार्ट है फिल्म का, तो उसको वो बड़प्पन दिखाना चाहिए। उसको ये छोटापन नहीं करना चाहिए कि फिल्म बन के तैयार हुई और बैठ के कहीं भी किसी भी पोर्टल पे, हाँ वो हमने फिल्म ऐसे बनाई और मेरी फिल्म यूँ और मेरी फिल्म यूँ, तो ये गलत बात है। फिल्म एक्टर की हो जाती है, ऐसा नहीं होना चाहिए। या गाना जो होता है वो भी एक्टर का हो जाता है, या वो सिर्फ सिंगर का हो जाता है, तो ये नहीं होना चाहिए। सिंगर भी गाने में कोई क्रिएटर नहीं होता, क्योंकि वो अपनी आवाज़, वही सेम आवाज़ हर जगह देता है। मैं जो लाइन मैंने लिखी है, जो मुखड़ा लिखा है, वो मैं हर जगह हर फिल्म में मुखड़ा नहीं दे सकता, या वो कहानी राइटर नहीं दे सकता। तो क्रिएटर इसमें राइटर है और कंपोजर है, ये 2 लोग चीज़ क्रिएट करते हैं। सबका
सिंगर्स का भी बहुत बड़ा रोल है, जैसे एक्टर का रोल है ऐसे सिंगर भी है, लेकिन इन दो लोगों का क्रिएशन है, इनको वो रेस्पेक्ट मिलनी चाहिए जो नहीं मिल रही है। मैं ये बहुत कह रहा हूँ और हमेशा कह रहा हूँ, इससे बहुत नुकसान हो रहा है, हमारे सिनेमा का नुकसान हो रहा है, हमारे आर्ट का नुकसान हो रहा है, और हमारा आर्ट सिर्फ हमारा नहीं है, हमारे देश का आर्ट है। तो वो कहीं ना कहीं डैमेज उसको हम कर रहे हैं, वो नहीं करना चाहिए। रिस्पेक्ट के साथ साथ फीस भी। जी हाँ, मैंने कहा ना फैसिलिटीज मिलनी चाहिए, तो उसमें फीस भी आ गई, उसमें फिर गाड़ी भी बड़ी होगी राइटर की, फिर उसमें घर भी बड़ा होगा, तो वो क्या आगे आएगा और वो बहुत अच्छा क्रिएट करेगा। जैसे एक एक्टर आज जितने बड़े बड़े एक्टर उतना अच्छा काम करता है, क्योंकि उसके हिसाब से सारा काम होता है, तो उसको इतनी फैसिलिटीज मिलती है तो वो कमाल करता है। ऐसे ये भी करेगा और इसकी जरूरत है, इसके बिना। अच्छा, एक पार्ट इसमें हो रहा है, नहीं लोग कहेंगे नहीं वो, अगर एक एक्टर को लगता है या किसी और पार्ट को लगता है कि वो बेहतर कहानी लिख सकता है, बेहतर गाना लिख सकता है, बेहतर गाना कंपोज कर सकता है, बेहतर फिल्म डायरेक्ट कर सकता है, तो बिल्कुल करे, किसी ने नहीं रोका है और उसको करने की पूरी आज़ादी है, और वो करे, एक बेहतरीन कहानी लिखे, हमें कोई एतराज़ नहीं है। हमें तो खुशी होगी इस बहाने से कि कम से कम वो जो एक्टर है या जो भी ये सारी चीज़ें क्रिएट कर रहा है, कम से कम वो एक्टर भी है और वो ये जो क्रिएटर भी है, तो वो एक इनडायरेक्टली डायरेक्टली क्रिएटर कम से कम आगे आ रहा है, तो हमें तो खुशी होगी, आप करें। लेकिन अगर आप किसी राइटर को, किसी डायरेक्टर को, किसी कंपोजर को, किसी को ले रहे हैं, आप तभी ले रहे हैं जब आप वो काम नहीं कर सकते, वरना तो आप क्यों लेते जी। तो अगर आप उनको ले रहे हैं तो उनको बराबर इज्जत दीजिए, बराबर रेस्पेक्ट दीजिए, और बराबर जो उनकी फीसिस हैं वो दीजिए, तो ये इससे काम बेहतर होगा। कितना डिफरेंस है 19 20 15 20? नहीं, आप बात ही नहीं कर सकते, इतना डिफरेंस। एक एक्टर, आप सोचिए, एक फिल्म का जो हमारे यहाँ ट्रेंड चल रहा है, 350 करोड़ की फिल्म बन रही है, उसमें एक्टर 100 करोड़ रुपए लेकर चला जा रहा है, तो बाकी की 150 में बाकी पूरी दुनिया, और वो कैसे फिल्म बनेगी? 100 करोड़ आप लेके चले गए उसमें, तो ये पता नहीं क्या हो रहा है। और दूसरी बात, चलिए मैं कहता हूँ आप उसको 200 करोड़ रुपए दीजिए, लेकिन तब दीजिए जब उसका टिकट विंडो पे कुछ 10-5 करोड़ का बिकता हो। टिकट तो 350 या 400 का ही बिकता है। तो जिस आदमी को, जिस एक्टर को 2 करोड़ मिल रहे हैं फीस, उसका भी टिकट, अभी गुंजा एक फिल्म आई है, बहुत छोटी सी फिल्म है लेकिन बड़ा काम किया उसने, तो जिस एक्टर को 2 करोड़ मिल रहे हैं उसका भी टिकट 350-400 का बिक रहा है उस विंडो पे, और जिसको 100 करोड़ मिल रहे हैं उसका भी। तो ये फर्क जब यहाँ नहीं है तो यहाँ क्यों है? जी, नहीं होना चाहिए। अगर उसका टिकट 5 करोड़ का बिकता है तो बिल्कुल आप दीजिए उसको 200 करोड़, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है कि वो कमा के दे रहा है। अब पिक्चरें औंधे मुंह गिर रही हैं, फीसिस इतनी हैं, और लोगों को पैसे नहीं मिलते हैं, प्रोड्यूसर को पैसे नहीं आते, अगली पिक्चर वो बना नहीं पाता, उससे नुकसान हो रहा है इंडस्ट्री। रीमेक पे रीमेक ही बन रहे हैं, ओरिजिनल कंटेंट बहुत कम रह गया। इसीलिए डरे हुए हैं, सब डरे हुए हैं कि कहीं मेरा नुकसान ना हो जाए। चाहे गाने हो या फिल्में, दोनों ही रीमेक पे ही चल रही हैं आजकल मोस्टली। हाँ, तो ये गलत है, बिल्कुल रीमेक नहीं होना चाहिए, क्योंकि ओरिजिनल चीज़ बनाओ यार। आप एक इंडियन सिनेमा को रिप्रेजेंट कर रहे हो भाई आप, और आपका सिनेमा वर्ल्ड में देखा जा रहा है। आज हीरा मंडी की हम बात करें तो हीरा मंडी कोई, अब जैसे मैंने उसमें गाने लिख दिए, संजय जी ने बनाई है या एक्टरों ने एक्टिंग की है, तो ये सिर्फ उनकी नहीं रहेगी, ये इंडियन सिनेमा 192 कंट्री में रिलीज हुआ है, तो इंडियन सिनेमा ने वहाँ सर्वाइव किया जाके, जो सबसे बड़ा पोर्टल बना हुआ है वर्ल्ड का नेटफ्लिक्स, उस पर जाके वो नंबर 1 नंबर 2 पे कई महीने वो टिका रहा। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि ये हमारे देश का सिनेमा वहाँ टिका रहा। तो इसके लिए हमें वो सारी चीज़ें करनी चाहिए जो इसको बेहतर करती हो, इसका कंटेंट बेहतर हो, इसकी मेकिंग बेहतर हो, इसका एक्ट बेहतर हो, ये बहुत आगे तक जाए, वो हमें करना चाहिए, जो नहीं कर रहे हैं लोग। तो सर, कभी ऐसा हुआ है कि आप कुछ लिखने बैठे हो और आपके माइंड में कोई इंसान चल रहा हो कि ये गाना इसी पर्सनालिटी पे सूट करेगा? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं गाना किसी फेस के लिए नहीं लिखता हूँ, मैं गाना सिचुएशन के लिए लिखता हूँ, और उससे भी अगर मैं ऊपर की बात करूँ तो पहले गाना मैं खुद के सेटिस्फेक्शन के लिए लिखता हूँ कि मैं जो लिख रहा हूँ वो मेरे सुनने वालों तक पहुँचेगा ठीक से, या जो आर्ट ऊपर वाले ने मुझे दिया है वो इसमें है कि नहीं। मेरी सबसे पहली चीज़ ये होती है, उसके बाद सिचुएशन होती है। अच्छा, ये चीज़ें मैं बताता नहीं क्योंकि ऐसा लगता है जब हम डिस्कस करते हैं तो गाना तो सिचुएशन के लिए लिख रहा है, लेकिन मैं कहीं ना कहीं उसमें, सभी राइटर ऐसा करते हैं और सबको करना भी चाहिए, क्योंकि अगर किसी काम के लिए मुझे लिया जा रहा है और कमाल की बात है उसमें मैं ही नहीं हूँ, तो मुझे क्यों, जो मुझे ले रहा है उसका भी कोई मकसद नहीं है, वो भी बेमकसद हुआ, और जो मैं कर रहा हूँ मैं भी बेमकसद हुआ। तो मैं सबसे पहले ख़ास ध्यान रखता हूँ कि मैं उसमें कितना हूँ और मेरे सुनने वाले कितने हैं, उसके बाद सिचुएशन है, उसके बाद फिर कहीं जाके
फिर उसके बाद ये होता है कि हमें पता ही होता है कि कौन एक्टर काम कर रहा है, तो हाँ ठीक है, अगर इस पे भी चीज़ें शूट करती हैं तो बहुत अच्छी बात, और नहीं करती तो मैं आपको यहाँ एक चीज़ और बता दूँ कि फिल्म से 10-20 गुना बड़ी ऑडियंस म्यूजिक की है, गानों की है जी। तो इसलिए अगर जो फिल्म मेकर इस पे बहुत ज़्यादा ध्यान देते हैं कि नहीं वो कौन फेस है और क्या सिचुएशन, वो गलत करते हैं। वो एक इतनी बड़ी ऑडियंस के साथ ठीक नहीं कर रहे हैं। हाँ, मैंने गाने फिल्म के लिए नहीं, मतलब गानों के लिए फिल्म नहीं होती, गाने फिल्म के लिए होते हैं, मैं ये भी मानता हूँ, लेकिन कहीं ना कहीं गाने की अपने आप में भी एक पावर होनी चाहिए और एक उसमें एक इतनी ताकत होनी चाहिए कि जो लोग फिल्म नहीं देखते और गाने सुनते हैं उन तक वो गाना पहुंचे। ये भी जिम्मेदारी आप ही की है, ये कोई और नहीं पहुंचाएगा आके कि आपने सिर्फ स्क्रीन प्ले बना दिया गाने में, वो नहीं होना चाहिए। फिल्म बंदा 1-2 बार देख लेता है, गाने अक्सर जी सुनता ही बिल्कुल, रहता और है। फिल्म तो कितने लोग देखते हैं। अभी एक फिल्म, जो फिल्म 350 करोड़ का बिजनेस करती है, तो सीधा सीधा हिसाब है, उसको कितने लोग देखते हैं? उसको मुश्किल से 50 लाख लोग देखते हैं, क्योंकि 350-400 रुपए का टिकट है। तो अगर चलो 1 करोड़ लोगों ने देख ली उसको, तो 1 करोड़ लोग, 150 करोड़ लोग रहते हैं यहाँ। और गाना, ये मैं नहीं कह रहा, ये सारे सर्वेज आए हैं, गाना जो है वो तकरीबन 25, 30, 40, 50 करोड़ लोग सुनते हैं, तो फिल्म से कई गुना ज्यादा है, तो इसलिए उस पर बहुत ज्यादा ध्यान देना चाहिए, लेकिन नहीं देते। गाने के साथ अच्छा व्यवहार नहीं है और उसका नुकसान होता है। गाना जब हिट होता है तो इतनी बड़ी जनता में वो जाता है और आपकी फिल्म को ही वो बूस्ट करता है। जैसे अगर फिल्मों में एक कैरेक्टर एक्टर को दिया जाता है तो वो उसके लिए काफ़ी सारी प्रिपरेशन करता है, उसके बाद भी ऐसी बहुत बार हुआ है कि उनको 1-1 महीना लग जाता है उस कैरेक्टर से बाहर आने में। तो गाने लिखते वक्त भी आपको कुछ ऐसा कभी एक्सपीरियंस हुआ है कि आप उस जोन में चले गए हो? नहीं, आप देखिए, ये सब गलत बातें हैं, ये लोग बातें बनाते हैं बैठ के। अगर लोग इतना कैरेक्टर में चले जाएं कि 1-1 महीना उनको बाहर आने में लगे, तो क्या फिल्में फ्लॉप होंगी? कभी नहीं होंगी। इसका मतलब ये लोग झूठ बोलते हैं, ये लोग मेहनत ही नहीं करते उस पर, इसलिए तो फिल्में फ्लॉप होती हैं। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है, कोई कैरेक्टर वैक्टर में जाता नहीं है। ठीक है, जितना जाते हैं उतना ही जाते होंगे। जैसे मैं भी लिखता हूँ, तो मैं ऐसा नहीं कि मैं कोई, अगर लड़की के पॉइंट ऑफ व्यू से लिख रहा हूँ मैं फीमेल गाना, तो मैं लड़की बन जाता हूँ। मैं उसमें मतलब इतना कैरेक्टर में चला जाता हूँ कि मैं 1-2 मतलब जो है लड़के मेरे ऊपर लाइन मारने लगते हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये सब बातें करते हैं और ये गलत है। इतना करना चाहिए लेकिन नहीं करते, और सबसे ज्यादा एक्टर को करना चाहिए, लेकिन सबसे कम वही करते हैं। वो एक फिल्म की शूटिंग से आ रहे हैं, इस दूसरी में कर रहे हैं, तीसरी में जा रहे हैं, तो अब आप कह रहे हैं कि एक महीना कैरेक्टर में रहते हैं, तो ये तो फिर इनकी फिल्में नहीं बनेगी। एक एक्टर एक साल में 3-3 फिल्में कर रहा है। तो मैं नहीं कहता करें आप, लेकिन कम से कम इंसाफ करें चीज के साथ। एक आदमी आपको लेके फिल्म बना रहा है, आप पे पैसा लगाया गया है, तो ये है, मतलब नहीं है, मतलब जो बोलते हैं वो कुछ भी नहीं है, तो वो गलत बातें हैं। वो ऐसा इनको करना चाहिए, ऐसा होना चाहिए। मैं उसको सपोर्ट करता हूँ। और बिल्कुल, आर्ट कोई मजाक नहीं है। आर्ट जो है वो बहुत मुश्किल तरीन काम है। एक कैरेक्टर निभाना आसान नहीं है। मैं ये कहने लगूँ कि बहुत आसान काम है साहब एक्टरों का, बिल्कुल नहीं, बहुत मुश्किल काम है। और उसको निभाना, उसमें जाना, लेकिन वो बोलने से ज्यादा उसे करना चाहिए। जो लोग उससे कनेक्ट करें, वो कैरेक्टर समझें। आप गौर से देखें, कोई भी कैरेक्टर आपका वही लगता रहता है जो वो है, वो कैरेक्टर लगता ही नहीं। सिमिलर से बहुत कम फिल्में या बहुत कम कैरेक्टर्स ऐसे होंगे जो आपको कैरेक्टर लगते होंगे, वरना कहाँ लगते हैं जी। क्योंकि एक टाइम में हम 25 काम कर रहे होते हैं, जबकि एक्टर को सबसे ज्यादा पैसा मिल रहा है इस इंडस्ट्री में, बाकी लोगों को कम मिल रहा है, बहुत कम मिल रहा है। मतलब हाँ और ना का फर्क है। तो उसको तो बहुत ज्यादा ध्यान देना चाहिए, क्योंकि उसको तो इतना पैसा मिल जाता है कि 1 साल तक उसको दूसरी फिल्म कर लेनी चाहिए। अब जैसे राइटर है, उस बेचारों को इतने पैसे नहीं मिलते, तो वो 6 फिल्में ना लिखे तो क्या करे, क्या कैसे सर्वाइव करेगा वो? तो ये चीजें हैं। खैर, अगर ये मेरा कहने का मकसद ये है, सब अच्छा काम कर रहे हैं, मुझे किसी से कोई बैर नहीं है और कोई मैं बुरा नहीं कह रहा हूँ, सब अच्छा कर रहे हैं, लेकिन कम से कम अगर इसे मैनेज कर लिया जाए, जो ये यहाँ और वहाँ का जो चक्कर है, ये अगर थोड़ा ऐसा आ जाए, ऐसा हो जाए, तो और बेहतर काम हो सकता है और अच्छी फिल्में बन सकती है। और हमारा जो इंडियन सिनेमा है, वो जो हमारा देश का सिनेमा है, वो और ऊपर जा सकता है और बड़ा हो सकता है, जो हमें करना चाहिए, क्योंकि ये हमारी जिम्मेदारी है। हम नहीं करेंगे तो कौन करेगा? तो अगर आपकी जर्नी की बात करें, तो आप मुजफ्फरनगर से हैं, आप शायरी करते हैं, पोएट हैं, तो एक गानों में कैसा दिलचस्पी बनी आपकी? देखिए, ये तो बहुत लंबी कहानी है, हम बताने जाएंगे तो टाइम लगेगा। मैं छोटी सी बता दूं कि मैं जब यहाँ था, मैं रह रहा था मुजफ्फरनगर में, तो कुछ चीज़ें ऐसी मेरे आसपास हो रही थी और मेरे साथ हो रही थी
या जो मैं महसूस कर रहा था। देखिए, जो राइटर लिखते हैं या क्रिएटर जो होते हैं, वो ज़रूरी नहीं कि जो वो लिख रहे हैं वो पूरा तजुर्बा या पूरा एक्सपीरियंस उन्हीं का है। वो और लोगों का भी होता है जो जो हम देखते हैं और जो हम करना चाहते हैं या जो हम और लोग कर रहे हैं हमारी तरह। तो वो सारा मिला के राइटर एक क्रिएटर होता है, वो उसको पेश करता है। तो यहाँ भी कुछ चीज़ें ऐसी हो रही थी जो मैं कहना चाहता था। मेरी उम्र कम थी उस वक़्त और जिस एरिया से मैं बिलॉन्ग करता हूँ, वहाँ कहाँ लोग किसी की बात सुनते हैं। अब तो ख़ैर बड़े सुधार आ रहे हैं, उस वक़्त तो नहीं सुनते थे। तो मुझे लगा छोटा मुँह और बड़ी बात होगी, तो मैंने एक सोचा कि मैं अपनी बातें कैसे कह सकता हूँ, तो मैंने एक मीडियम चुना। मुझे लगा यार ये शायरी-वायरी बहुत लोग सुनते हैं, तो ये और बड़े बैठ के सुनते हैं ऐसे। तो मैं अगर इस मीडियम के थ्रू अपनी बातें, अपनी सोच, अपने ख़्याल अगर कहना चाहूँगा तो लोग सुनेंगे। फिर वो वहाँ उम्र फैक्टर इतना नहीं रह जाता है। तो मैंने शायरी करनी शुरू की और फिर मैंने गीत लिखने का सोचा शायरी करते-करते, और फिर गीत लिखने की बारी आई तो मेरी कोशिश रहती है शुरू से कि हम जिस काम को करें बड़ी ईमानदारी से उसमें आगे बढ़ें, आगे की तरफ जाने की कोशिश करें। तो मुझे लगा ठीक है, मैं ये शायरी भी करने लगा हूँ और गीतकारी भी करने लगा हूँ, तो अब इसके आगे क्या? तो इसके आगे तो फिर मेरा ऐसा था कि बस जहाँ इसकी मंडी है तो वहीं चला जाए। और मैं फिर बॉम्बे आया, क्योंकि वहाँ से महंगे गीत तो कहीं बिक नहीं सकते, और वहाँ से क्या एक प्लेटफॉर्म ऐसा भी है कि पूरे हिंदुस्तान में और पूरी दुनिया में वहाँ से चीज़ें जो हैं वो जाती है। तो एक वो भी था और मैं वहाँ गया, और वहाँ जाने के बाद एक स्ट्रगल जो होना चाहिए और करना चाहिए हर इंसान को। देखिए, स्ट्रगल जो होता है वो सिर्फ तकलीफ ही नहीं होता, वो एक एक्सपीरियंस भी होता है। तो तकलीफ के साथ साथ हमें एक्सपीरियंस भी होता है, और वो हमें उस बड़े प्लेटफॉर्म के लिए या बड़ी चीज़ों के लिए तैयार करता है। तो वो हुआ मेरे साथ, और फिर करते करते मैंने वो सोचा था कि मैं फिल्म की मंडी में जाऊं जहां राइटिंग की मंडी है, और फिर हम हीरा मंडी तक लास्ट हमने काम किया। आपने टीवी के लिए भी लिखा है? जी हाँ। तो वो कैसा रहा एक्सपीरियंस? वो अच्छा रहा। शुरू में जब मैं गया था 2002 में, तो मेरे पास काम नहीं था, गीतकारी का बिल्कुल मिला नहीं था, और 1 साल 6 महीने तो या 8 महीने मुझे इंडस्ट्री ढूंढने में लग गए, फिर काम नहीं मिला गीतकारी का, और उस दौरान मुझे राइटिंग का काम मिल गया। तो मैंने लोगों के लिए लिखा भी है, जहाँ मेरा नाम नहीं आया मुझे पैसे मिले हैं। फिर उसके बाद मैंने खुद मुझे नाम भी मिलने लगा और मुझे काम भी मिला। तो मैंने तकरीबन 2005 तक मैंने टीवी में ही काम किया। मैं स्टोरी, स्क्रीन प्ले, डायलॉग्स वगैरह करता था। सबसे बड़ा ब्रेक आपको किसने दिया था? संजय लीला भंसाली। उसके पहले मैंने फिल्में की, मेरे गाने भी हिट हुए कई, लेकिन जो बड़ी फिल्म थी जिसमें बड़े एक्टर थे, यूँ कह लीजिए, बड़े एक्टर से तो खैर फिल्म मैं छोटा बड़ा नहीं मानता, सब ठीक है अपनी अपनी जगह। वो फिल्म मतलब उसका कैनवास बहुत बड़ा था, और संजय लीला भंसाली जी एक अच्छे कमाल के पैशनेट मेकर हैं, तो वो थे, और फेसेस भी नो डाउट उसमें सब बड़े थे। तो वो फिल्म थी गुजारिश, और उससे मुझे काफ़ी अप्रिशिएशन मिला, क्योंकि उसमें बाकी जो गाने मैंने किए थे तब तक वो मेरे स्टाइल के नहीं थे, जो मैं करना चाहता था, जो मैं करने गया था उस फिल्म में थे। उसमें गाना था जो मुझे बेहद पसंद है और बड़ा अप्रिशिएट हुआ था, वो तेरा जिक्र है या इत्र है, जब जब करता हूँ महकता हूँ। तो वहाँ से एक मुझे बूस्ट मिल गया। जी। तो सर, जैसे ही जो हमारे कैमरा पर्सन है उनको पता चला कि आप आ रहे हैं, तो इनका एक सवाल था मुझसे कि मैं आपसे पूछूं कि आपकी इन काली घनी जुल्फों का क्या राज है? नहीं, देखिए, ऐसा तो कोई राज नहीं है, ये शुरू से ऐसी ही हैं, और अब तो इसमें कुछ चीज़ें भी आ गई हैं। ये कहीं कहीं वाइट भी हो गए हैं, तो मैं कलर भी करता हूँ, और क्योंकि उम्र भी होती जा रही है, और उसके अलावा एक्सपीरियंस से भी होते हैं। और हमने धूप में बड़ा स्ट्रगल भी किया है। और दूसरी बात ये कि ये बाल मेरे ऐसे ही हैं, और मैं बचपन से लंबे ही रखता हूँ। ऐसा नहीं कि मैं कोई फिल्मों में जाके या वहाँ गीतकार बन के या कुछ थोड़ा बहुत कामयाब होके मैं कोई रोब झाड़ रहा हूँ किसी पे लंबे बाल रख के, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये मैं बचपन से ही रखता हूँ, मुझे पसंद है लंबे बाल। और इनके लिए मैं कभी कभी शेर भी लिखता हूँ। मैंने कई शेर लिखे हैं अपने बालों पे, जैसे तो एक शेर अर्ज किया जाए। जी, जैसे एक शेर है कि मेरा एक शेर है, उसमें यह आता है कि ये क्या जगह है यहाँ गम खुशी में ढलते हैं, तुम्हारे जिस्म में कैसे चराग जलते हैं। और फिर शेर ये था कि तुराज शेर सुनाने में सादगी लाओ, तुम्हारे बाल झटकने से लोग जलते हैं। क्या तो बात हालांकि है। ऐसा बिल्कुल नहीं है, लोग बहुत प्यार करते हैं, और ये ऐसे ही क्या होता है, शायरी में कुछ बात लानी पड़ती है, तो ये उसके लिए मैं किया है। तो सर, अब हमारा एक सेगमेंट है लिरिक्स का पोस्टमार्टम।
मैं आपके गानों के कुछ लिरिक्स बोलूँगी, आप मुझे उनके बारे में बताना कि आपने क्या सोच के लिखा या उसका क्या मतलब है। जी। ठीक है। तो पहला गाना है, तुझे याद कर लिया है आयत की तरह, कायम तू हो गई है रिवायत की तरह। तो उसके पीछे का क्या थॉट प्रोसेस था, क्या मतलब था? देखिए, ये गाना एक ऐसा गाना है जो मैंने फ़िल्म के लिए नहीं लिखा, ये मैंने पहले लिखा हुआ था मेरे पास। तो सोचिए, जो आपकी बात थी कि किसको सोच के लिखते हैं, तो बिल्कुल कोई फेस नहीं होता है। और ये गाना मैंने मेरी एकदम एक जो ख्वाबो ख़यालों में कोई होना चाहिए जिसके लिए मैं कुछ लिख सकूँ, कुछ कह सकूँ, ये गाना मैंने उसके लिए लिखा। और उसमें वो कोई हीरोइन हो सकती है, कोई हीरो हो सकता है, या मेरा कोई बड़ी फ़िल्म हो सकती है जिसको मैं शिद्दत से चाहता हूँ। तो उसके लिए मैंने ये मेरे पैशन के लिए गाना लिखा। और ये देखिए, लोग और ये ख़ास बात होती है एक क्रिएशन की कि लोग उसे अपने-अपने पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं, तो बड़ी खुशी होती है उस वक़्त। इसमें लोग कई चीज़, बहुत से लोगों ने इसमें कोई लड़की ढूँढ ली होगी, बहुत से लोगों ने इसमें कुछ कोई एक्टर ढूँढा होगा, बहुत से लोगों ने कुछ और चीज़ ढूँढी होगी, लेकिन मेरी कुछ ऐसी चीज़ थी जिसको मैं भी नहीं जानता। सच्चाई यही है कि जब हम जो कुछ लिखने बैठते हैं या क्रिएशन करते हैं, तो हमको खुद पता नहीं होता कि हम किसके बारे में सोच रहे हैं। हाँ, कोई होता है, लेकिन वो बहुत धुंधला होता है, साफ नहीं होता। और फिर वो धीरे-धीरे लोग अपने-अपने पॉइंट ऑफ व्यू से उसकी तस्वीर बनाते हैं और वो होता है। तो इसकी तो यही थी कहानी। तो दूसरा है, खली बली हो गया है दिल। मतलब कैसे हो गया दिल खली बली? देखिए, वो बिल्कुल एक सिचुएशनल गाना है। और वो जब सर ने बताया था कि ऐसे-ऐसे वो एक बादशाह है और वो एकदम किसी को पाने की कोशिश में, और किसी से उसे इतना लगाव या प्यार या ज़िद हो गई है कि वो उसमें सब भूल रहा है। तो ये इनका मतलब वही खली बली कहते हैं, मतलब खली बली है। वैसे मैंने इसको खली बली कर दिया था कि मतलब भाई सब ये मेरे आगे पीछे से जो ये अंतरी मंत्री संतरी और मेरा जो ये राजपाट है, ये सब हटाओ मेरे आगे से। मैं खली बली हो गया हूँ और मैं किसी के प्यार में हूँ। तो वो उसका मतलब तो एक वो हैपनिंग एक चीज़ थी। और वो हालांकि मेरे साथ कभी ज़िंदगी में इतनी बड़ी हैपनिंग हुई नहीं, लेकिन फिर भी वो फिल्म के हिसाब से हमने सिचुएशनल वो लिखा। और लोगों ने उसमें भी कई सारी चीज़ें लोगों ने की। वो उसमें एक लाइन है, कलबैया कैस वल्ला, तो उसके लिए लोगों ने वो गैस वैस उसमें जोड़ा, वो काफ़ी चीज़ें हुई थी। खैर, जो इसके साथ भी हो रही है, एक बार देख लीजिए, वो मुंबई की जो ट्रैफिक पुलिस है, उन्होंने अपना स्लोगन भी बनाया था अपने वॉल पे। तो अच्छा लग रहा है लोग, और कई एंगल से लोग उसमें जो है वो तस्वीर बना रहे हैं अपने तरीके से। जबकि मेरा बिल्कुल ये नहीं था। मेरा बहुत ही प्योर और बहुत ही रोमांस था उसमें। मतलब बहुत एक अलग बात थी कि एक बार देख लीजिए, दीवाना बना दीजिए, जलने को हैं तैयार हम, परवाना बना दीजिए। तो वो, लेकिन अच्छा है कि लोग अपने अपने पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हैं। देखिए, हमारे रिलीज़ के बाद चीज़ हमारी नहीं रह जाती, वो लोगों की होती है, तो लोग उसमें अपने हिसाब से कर सकते हैं। तो अगला गाना है, बिनते दिल मिसरिया में। इसका क्या मतलब है? देखिए, इसका मतलब है बिनते दिल मिस्रिया। बिनते दिल कहते हैं दिल की बेटी को, और मिस्र मतलब मिस्रिया मतलब इजिप्ट, जो पहले उसका नाम मिस्र था। जैसे मैं मुजफ्फरनगर से हूँ, तो लोग मुजफ्फरनगरी कह देते हैं। तो मैंने उसको ये कहा कि बिनते दिल मिस्रिया मैं, यानी मैं देखिए, जो इजिप्ट की खूबसूरती है उसको वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा माना जाता है। तो वो कैरेक्टर था, वो ये कह रहा है कि मैं इजिप्ट की खूबसूरती हूँ। और इंसान की पूरी बॉडी में एक सबसे खूबसूरत पार्ट उसका हार्ट होता है जी। तो वो ये कह रहा है कि मैं खूबसूरती, जो सबसे ज़्यादा खूबसूरती है, मैं उसके भी दिल की बेटी हूँ। तो मैं कितनी खूबसूरत हूँ, मैं कितनी ज़रूरी हूँ। तो ये जो तुम दूसरी लड़कियों के साथ, वो एक्चुअली उसके साथ उसका बहुत ज़्यादा लगाव था खिलजी के साथ, तो वो जो तुम इनके साथ जा रहे हो, ये कुछ भी नहीं है। आप मेरी तरफ देखें, मुझे देखें, इस तरफ ना जाएं, आप इस तरफ आएं। तो इसका मतलब ये था एक्चुअली। आखिरी गाना है हमारा, एक दिल है एक जान है, दोनों तुझ पे कुर्बान है। मतलब अगर दोनों कुर्बान कर देगा, वो बंदा कैसे जिएगा? मतलब क्या सोच के लिखा? देखिए, कुर्बान जो लोग होते हैं, और या जो किसी चीज़ को कुर्बान करते हैं, उनमें वो कुर्बानी के बाद जो एक पावर आती है, वही काफ़ी होती है जीने के लिए। क्योंकि ये बहुत एक जज्बे के साथ कोई कुर्बानी दी जाती है, ऐसे कोई नहीं देता। तो वो जो जज्बा होता है ना, वो काफ़ी है। और दूसरा उसमें यही था कि हमने चीज़ें गिनवाई है कि एक दिल है, एक जान है, दोनों तुझ पे कुर्बान है, एक मैं हूँ, एक ईमान है, ये भी तुझ पे कुर्बान है, एक रुतबा है, एक शान है, ऐसा ऐसा करके। और ये एक मतलब यूँ कह लीजिए कि ये एक ख़यालों की दुनिया है। और
बिल्कुल जान और दिल दोनों चीज़ चली जाएंगी तो इंसान 1 मिनट भी जिंदा नहीं रहेगा, लेकिन हम किसी को कह तो सकते हैं कि हमने तुम पे ये कुर्बान कर दिया, और सारी चीज़ें आपके एक्सप्रेस करने से ही होती हैं। आज हम यहाँ बैठ के बात कर रहे हैं और लोग सुन रहे हैं, तो हम कुछ बोल रहे हैं, कुछ बता रहे हैं, इसीलिए लोग सुन भी रहे हैं। तो बोलना बहुत ज़रूरी है। मैं यही कहना चाहूँगा आपके चैनल के माध्यम से कि जो लोग कुछ कहना चाहते हैं, कुछ करना चाहते हैं, किसी को कुछ देना चाहते हैं, तो कृपया करके वो बोलें, और एक दूसरे को हम बोल के और एक दूसरे को हम मुतासिर करें, ताकि सोसाइटी में, मुआशरे में जो है वो प्यार मोहब्बत पैदा हो, और हम एक दूसरे को कुछ दे और कुछ ले, और ये सिस्टम आगे बढ़े। अगर रियल लाइफ की बात करें, अगर इतना कुछ बंदा कुर्बान कर देता है एक लड़की के ऊपर, तो क्या लड़की मिल जाती है उसे? नहीं, देखिए, ये लड़की के लिए बिल्कुल नहीं है, ये सबके लिए है। लड़की भी एक इस दुनिया का इतना ही अहम हिस्सा है जितने बाकी लोग हैं, बाकी चीज़ें हैं। तो देखिए, फिर वही कुर्बानी जो होती है वो इस शर्त पे नहीं होती कि इसका रिटर्न क्या आएगा। तो वो मिले या ना मिले, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, और कोई फर्क पड़ना भी नहीं चाहिए। तो ये, वरना तो फिर वो कुर्बानी क्या है, वो तो फिर एक सौदा हुआ, लेन देन हुआ, तो वो बिल्कुल नहीं है। तो सर, जाते जाते एक शायरी प्लीज। जी बिल्कुल, मैंने अपनी ज़िंदगी में कुछ लाइनें लिखी थी, उन पे अमल किया था। मैं यहाँ वो हर जगह इसलिए सुनाता हूँ कि शायद कोई और उस पे अमल कर ले और मेरी तरह या मुझसे बेहतर ज़िंदगी में बन सके। वो लाइनें हैं कि ज़िंदगी नाकामियों के नाम हो, इससे पहले कोई अच्छा काम हो, और इसलिए गुमनाम रखा है तुझे, क्यों तू मेरे नाम से बदनाम हो। बहुत बढ़िया, थैंक यू सो मच सर हमारे शो में आने के लिए, बहुत अच्छा लगा आज से। जी, बहुत शुक्रिया।